हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट ऑन इंजीनियर्स। प्यारे बच्चों, आज फिर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की दूसरी क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। फटाफट आप लोग आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, कल हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास नंबर 1 पढ़ा था और ये आज मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास नंबर 2 लेकर के आपके सामने आया हूं। फ्लूइड मैकेनिक्स क्लास नंबर 2। चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं। अगर कुछ लोग जुड़ गए हों तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप आ गए हैं, अपना प्रेजेंट लगा करके। फिर हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स की बेसिक बातचीत करी थी। बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमारा डिस्कशन हुआ था कि असल में फ्लूइड क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। गुड इवनिंग शिवांगी, गुड इवनिंग गौरव। कल हम लोगों ने बेसिक बेसिक बातें करी थी। आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स को समझने के लिए थोड़ी सी बात आपको यह समझना पड़ेगा कि दो शब्द होते हैं। एक शब्द है डिस्प्लेसमेंट और जो दूसरा वर्ड है वो है डिफॉर्मेशन। एक है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा वर्ड है डिफॉर्मेशन। एक बात ये समझिएगा कि डिस्प्लेसमेंट को हम कहां पढ़ते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को हम पढ़ते हैं अमूमन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, किसी एक चीज का किसी दूसरे स्थान पे जाना, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और अगर हम डिफॉर्मेशन की बात करें तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में या सोम में हम डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन माने विरूपण। मेरी आवाज सबको आ रही है? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है तो मुझे सूचित कर दें। अब डिफॉर्मेशन को जरा समझिएगा। चाहे एफएम हो चाहे सोम हो, इन दोनों जगहों पे हम क्या पढ़ते हैं? डिफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं। अब बच्चों, डिफॉर्मेशन जो होता है वो दो तरह का हो सकता है। या तो वो डिफॉर्मेशन फिक्स होगा और या वो डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये पेन है। अगर इस पेन को मैं तोड़ दूं और ये पेन तोड़ दूं तो टूट जाएगी, टूटी ही रहेगी, उतने पे ही टूट के पड़ी रहेगी। या समय के साथ ये पेन टूटती ही जाएगी, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। अगर हम सॉलिड के केस की बात करें बच्चों, अगर हम सॉलिड के केस की बात करें तो सॉलिड में जो डिफॉर्मेशन होता है वो डिफॉर्मेशन फिक्स होता है। सॉलिड में जो डिफॉर्मेशन होता है वो डिफॉर्मेशन क्या होता है? फिक्स्ड होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई बॉडी है और यहां पर आपने कुछ भी लगाया, आपने शियर स्ट्रेस लगा दिया तो इसमें एक डिफॉर्मेशन हो गया। एंड लेट अस सपोज दिस डिफॉर्मेशन इज थीटा। अब जो थीटा डिफॉर्मेशन हुआ, अगर हम सॉलिड की बात करें ना तो ये डिफॉर्मेशन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जैसे आप किसी चेयर पे बैठते हैं, जैसे आप किसी चेयर पे बैठते हैं और मान लीजिए चेयर के जो पाए हैं वो थोड़े से डिफॉर्म हो गए, मान लीजिए थोड़े से डिफॉर्म हो गए, थोड़े से डिफॉर्म हो गए। अगर वो सॉलिड का डिफॉर्मेशन है तो वो क्या रहता है बच्चों? फिक्स रहता है। अगर वो सॉलिड का डिफॉर्मेशन है तो वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। फिक्स रहता है इसका मतलब डज नॉट चेंज विद द टाइम। फिक्स रहता है मतलब डज नॉट चेंज विद द टाइम, समय के साथ नहीं बदलता है। डज नॉट चेंज विद द टाइम, टाइम के साथ नहीं बदलता है। अगर हम इसको तोड़ दें, ये डिफॉर्म कर दें, इस पेन को हम तोड़ दें, पेन दो हिस्सों में हो जाए, तो क्या पेन में डिफॉर्मेशन समय के साथ वेरी करेगा? क्या टाइम के साथ ये डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा या फिर घटता जाएगा? ऐसा नहीं होगा। समय के साथ ये डिफॉर्मेशन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। सॉलिड में जिस डिफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं वो डिफॉर्मेशन क्या रहता है? डज नॉट चेंज विद द टाइम, समय के साथ नहीं बदलता है, फिक्स रहता है। और अगर हम यहां पे इसको दिखाएं तो इस तरह से दिखा भी सकते हैं। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं? ये सॉलिड के डिफॉर्मेशन की बात हो रही है। आज की क्लास हम कहां से शुरू कर रहे हैं, बात को पकड़िएगा आप लोग, कि हम लोग दो शब्दों पे बात करना चाहते हैं।
एक शब्द है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमें यहां पढ़ना ही नहीं है, हम इसको कहां पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। एक शब्द है डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन हम फ्लूइड में भी पढ़ेंगे, डिफॉर्मेशन हम सोम में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने आपको सोम में किस प्रकार का डिफॉर्मेशन पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या सोम में जो डिफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। और जो सॉलिड का डिफॉर्मेशन है बच्चों वो कैसा होता है, डज नॉट चेंज विद द टाइम, और ये कैसा होता है, ये फिक्स्ड होता है। ये कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। अगर यहां डिफॉर्मेशन हुआ तो ये डिफॉर्मेशन जो थीटा डिग्री का हुआ, क्या ये टाइम के साथ बढ़ेगा, क्या ये टाइम के साथ घटेगा, नहीं, ये जो भी हुआ ये फिक्स रहेगा। गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। ये डिफॉर्मेशन सबके समझ में आ रहा है, सबको बात पकड़ में आ गई। जो सॉलिड में डिफॉर्मेशन होता है वो फिक्स्ड रहता है, टाइम के साथ बदलता नहीं है। लेकिन यही शियर स्ट्रेस बच्चों, यही शियर स्ट्रेस अगर हम लगा दें, यही शियर स्ट्रेस अगर हम लगा दें, यही शियर स्ट्रेस अगर हम अप्लाई कर दें, यही शियर स्ट्रेस अगर हम अप्लाई कर दें, यही शियर स्ट्रेस अगर हम अप्लाई कर दें फ्लूइड के केस में। देखना बच्चों, नाउ सी द ब्यूटी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स पे आपका कमांड बनना शुरू हो जाएगा। हमने क्या किया, किसी फ्लूइड एलिमेंट पे अगर हम शियर स्ट्रेस लगा दें, किसी फ्लूइड एलिमेंट पे अगर हम शियर स्ट्रेस लगा दें, सॉलिड के केस में जब शियर स्ट्रेस लगाया था तो डिफॉर्मेशन तो हुआ था, लेकिन डिफॉर्मेशन फिक्स था। डिफॉर्मेशन क्या था, फिक्स था, टाइम के साथ बदल नहीं रहा था। लेकिन जब हम फ्लूइड में, जब हम किसी फ्लूइड पार्टिकल पर शियर स्ट्रेस लगाते हैं, जब हम किसी फ्लूइड पार्टिकल पर शियर स्ट्रेस लगाते हैं, शियर स्ट्रेस कह लीजिए या आप कह सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, ये दोनों में से कुछ भी आप लिख देंगे, दोनों सही है। किसी फ्लूइड पार्टिकल पर जब हम शियर स्ट्रेस लगाते हैं या टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, तो वो फ्लूइड पार्टिकल डिफॉर्म तो करता है, लेकिन साथ ही साथ उसका डिफॉर्मेशन फिक्स नहीं रहता, उसका डिफॉर्मेशन टाइम के साथ बढ़ता जाता है। यानी वो डिफॉर्मेशन यहां पे ऐसे रहेगा, यहां से डिफॉर्म होके ऐसे जाएगा, यहां से डिफॉर्म होके ऐसे जाएगा, यहां से डिफॉर्म होके ऐसे जाएगा, यहां से डिफॉर्म होके ऐसे जाएगा। आप देखो, अगर आप इसको 1 मान लो तो ये 1 से 1 गया, ये 1 से 2 गया, सॉरी, ये इसको आप ऐसे मान लो कि 1 से 2 गया, 1 से 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, और आप देखो तो डिफॉर्मेशन बढ़ता ही चला जा रहा है। और इसी डिफॉर्मेशन को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, फ्लो बोलते हैं। इसी डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्लो बोलते हैं। और इस डिफॉर्मेशन को हम क्या नाम देंगे, फ्लूइड के केस में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है इसको हम क्या नाम देते हैं, कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन। क्या हुआ जी, कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन। और सॉलिड के केस में जो डिफॉर्मेशन हो रहा था इसको हम क्या नाम दे रहे थे, फिक्स डिफॉर्मेशन। लेकिन फ्लूइड के केस में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन। सॉलिड और फ्लूइड में किस तरह से डिफॉर्मेशन होगा, इस बात का अंतर समझ में आया आप लोगों को, कमेंट करके बताइए आप लोग, अगर बात पकड़ में आ गई हो तो। अगर हम डिफॉर्मेशन की बात करें तो सॉलिड का डिफॉर्मेशन अलग है, फ्लूइड का डिफॉर्मेशन अलग है। जो सॉलिड का डिफॉर्मेशन है और जो फ्लूइड का डिफॉर्मेशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि सॉलिड का डिफॉर्मेशन है वो फिक्स्ड है, लेकिन फ्लूइड का डिफॉर्मेशन देखिए फिक्स नहीं है। यहां से इतना डिफॉर्म हुआ तो फिर ये इतना हुआ, तो फिर ये इतना हुआ, तो फिर ये इतना हुआ, तो फिर ये इतना हुआ। मान लीजिए यहां डिफॉर्मेशन डी थीटा 1 है तो यहां पे देखिए डी थीटा 2 हो गया, यहां डी थीटा 3 हो गया, यहां डी थीटा 4 हो गया, यहां डी थीटा 5 हो गया। अगर छोटा डिफॉर्मेशन मानना है तो इसको भी आप डी थीटा मान सकते हैं। Can you understand what is the difference between deformation in case of fluid and deformation in case of solid? आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक बार हट गया हूं बोर्ड से। हाँ,
लेकिन इस बात को समझने का प्रयास करिए, जब तक ये बात आपको नहीं समझ में आएगी तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम डिफॉर्मेशन की बात करें बच्चों, तो डिफॉर्मेशन दो प्रकार का होता है। सॉलिड में जो डिफॉर्मेशन होगा वो फिक्स्ड रहेगा, सॉलिड में जो डिफॉर्मेशन होगा वो फिक्स रहेगा। लेकिन फ्लूइड में, फ्लूइड का मतलब है कि लिक्विड में भी और गैस में भी सेम स्थिति रहेगी। यहां जो डिफॉर्मेशन होगा ये कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा। ये कैसा डिफॉर्मेशन होगा? इट इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन। यहां जो डिफॉर्मेशन होगा ये फिक्स रहेगा, लेकिन अगला जो डिफॉर्मेशन हमने आपको बताया वो कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन है। यहां डी थीटा है तो यहां डी थीटा ही रहेगा। लेकिन यहां पर अगर हम यहां पे बात करें, अगर हम यहां पे बात करें, अगर हम यहां पे बात करें, तो यहां जब डिफॉर्मेशन होगा तो मान लो पार्टिकल यहां है तो फिर यहां गया, अगर यहां गया तो देखिए, अगर यहां से यहां गया तो कितने का डिफॉर्मेशन हुआ? डी थीटा 1 का। लेकिन ये डिफॉर्मेशन यहीं रुकेगा नहीं, ये डिफॉर्मेशन चलता ही चला जाएगा। यहां से कहां जाएगा, यहां से कहां जाएगा, यहां से कहां जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता ही जाएगा। यानी आप कह सकते हो ये डी थीटा 1 है, यहां से यहां जाएगा तो डी थीटा 2 होगा, ऐसे ही डी थीटा 3 होगा, ऐसे डी थीटा 4 होगा, और ये डिफॉर्मेशन लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए इस डिफॉर्मेशन का नाम क्या देते हैं बच्चों? कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन। अगर हम दोनों डिफॉर्मेशन में अंतर समझना चाहें तो हमको यह समझ में आ रहा है कि सॉलिड के केस में, सॉलिड के केस में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डी थीटा। डी थीटा ही डिफॉर्मेशन है और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि फ्लूइड के केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप बताओगे डी थीटा अपॉन डी टी। डी टी मतलब टाइम। ये डिफॉर्मेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, ये डिफॉर्मेशन टाइम के साथ फिक्स है। अगर इस पेन को हम तोड़ दें तो टाइम के साथ ये डिफॉर्मेशन फिक्स हो जाएगा ना। कल भी आपको पेन टूटी हुई मिलेगी, लेकिन हवा यहां बह रहा है तो टाइम के साथ उसका डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है। अगर पानी यहां बहा रहे हैं तो समय के साथ वो पानी का बहाव बढ़ रहा है। तो सॉलिड में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सॉलिड में इंपॉर्टेंट है डी थीटा। डी थीटा यानी डिफॉर्मेशन। सॉलिड में क्या इंपॉर्टेंट है? डी थीटा। डी थीटा यानी डिफॉर्मेशन। और फ्लूइड में क्या इंपॉर्टेंट है? डी थीटा अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। जहां पर टी आ गया, जहां पर टाइम आ गया, वहां पर रेट शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के लिए, अगर मैं आपसे कहूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? तो आप कहोगे सर सबसे जरूरी है समझना कि यहां पर डिफॉर्मेशन कैसे होता है। और मैंने आपको बता दिया कि डिफॉर्मेशन जो होता है वो किस प्रकार का डिफॉर्मेशन होता है? कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। जो डिफॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार का डिफॉर्मेशन होता है? कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन का मतलब है कि यहां पर डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन चेंजेस विद द टाइम। डिफॉर्मेशन चेंजेस विद द टाइम। डिफॉर्मेशन किसके साथ बदलता है? टाइम के साथ, समय के साथ बदलता है। डिफॉर्मेशन चेंजेस विद द टाइम। इसलिए फ्लूइड में, इन केस ऑफ फ्लूइड, इन केस ऑफ फ्लूइड, डी थीटा इज नॉट इंपॉर्टेंट। डी थीटा इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये कहां इंपॉर्टेंट है? सॉलिड में। इन केस ऑफ फ्लूइड डी थीटा अपॉन डी टी, जहां पे टी क्या है? टाइम, और इसका नाम क्या है? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। और यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, इज इंपॉर्टेंट। मैं एक बार बोर्ड से हट जा रहा हूं, आप पूरी बात को ध्यान से देख लीजिए, पूरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में, फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में क्या महत्वपूर्ण है बच्चों? डिफॉर्मेशन। किस प्रकार का डिफॉर्मेशन? कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन का मतलब है कि वो डिफॉर्मेशन जो टाइम के साथ बदलता है, बढ़ता है, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ फ्लूइड, अगर हम फ्लूइड की बात करें तो हमारे लिए डी थीटा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है
हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डी थीटा अपॉन डी टी। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, डिफॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते समय हमेशा क्या देखोगे आप, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते समय, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते समय हमेशा क्या देखना है आपको, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या देखना है बच्चों, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन मतलब डी थीटा अपॉन डी टी। जहां डी टी क्या है भाई, जहां टी क्या है भाई, जहां टी है टाइम, और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है डी थीटा अपॉन। जबकि जब आप सॉलिड पढ़ते हो ना, जब आप सॉलिड पढ़ते हो, अगर आपसे कोई कहे सॉलिड में क्या पढ़ते हैं, सॉलिड्स में क्या पढ़ते हैं, तो सॉलिड्स में पढ़ते हैं आप डी थीटा। डी थीटा मतलब डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन। लेकिन सॉलिड में पढ़ते हैं डी थीटा मतलब डिफॉर्मेशन। लेकिन एफएम में क्या पढ़ेंगे, एफएम में क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, डी थीटा अपॉन डी टी, जहां टी क्या है, टाइम। आपने कहा सर आप बहुत जोर दे रहे हैं इस बात पे कि सॉलिड में क्या पढ़ेंगे और लिक्विड में क्या पढ़ेंगे, सॉरी फ्लूइड में क्या पढ़ेंगे। जरूर कुछ महत्व है इस बात का, विशेष महत्व है, इसीलिए जोर दे रहे हैं। बात को पकड़िएगा। हाँ नहीं सब पानी लेगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि सॉलिड में क्या इंपॉर्टेंट है और लिक्विड में क्या इंपॉर्टेंट है। मैं एक स्लाइड को फिर से आपको सामने कर दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए कहां से चीजें आपको समझनी है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट को नहीं पढ़ते हैं, हम किसको पढ़ते हैं बच्चों, डिफॉर्मेशन को। डिफॉर्मेशन में कौन सा डिफॉर्मेशन आया, सॉलिड में डिफॉर्मेशन कौन सा आता है, फिक्स डिफॉर्मेशन होता है जो टाइम के साथ बदलता नहीं है, बढ़ता नहीं है। लेकिन जो फ्लूइड का डिफॉर्मेशन है, ये देखिए फ्लूइड का डिफॉर्मेशन पहले डी थीटा 1 है, डी थीटा 2, डी थीटा 3, डी थीटा 4, ये देखिए बढ़ता जा रहा है। और इधर अगर आप सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड का डिफॉर्मेशन फिक्स है, यहां केवल डी थीटा आ रहा है। यस, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज फ्लूइड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक बार सबको समझ में आओ, थम्स अप करके बताएं मुझे कि हाँ बात समझ में आ गई, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। फिर देखिए डिफॉर्मेशन सॉलिड में हमने बताया आपको फिर से कि यहां डी थीटा है, और यहां डिफॉर्मेशन जो फ्लूइड में होता है, जो फ्लूइड में डिफॉर्मेशन होता है, लिक्विड या गैस में होता है, वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। और कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन का मतलब है कि वो समय के साथ बढ़ेगा। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी को पढ़ते हैं। तो फ्लूइड में डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है, और हमारे लिए डी थीटा इंपॉर्टेंट नहीं है। बार बार आपको बोल रहे हैं कि हमारे लिए डी थीटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बल्कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डी थीटा अपॉन डी टी। क्या इंपॉर्टेंट है, डी थीटा अपॉन डी टी। चलिए, मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, डी थीटा अपॉन डी टी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स में क्लासिफिकेशन के बारे में जान लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का वर्गीकरण कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जरा इसको जानिए। फ्लूइड मैकेनिक्स को मुख्य रूप से हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट का नाम होता है फ्लूइड स्टैटिक्स, पहले पार्ट का नाम होता है फ्लूइड स्टैटिक्स, या इसको हम लोग कभी कभी हाइड्रोस्टैटिक भी बोल देते हैं। जितने लोग भी लाइव हैं आप लगातार कमेंट करके बताते रहा करिए कि आपको क्लास समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा। जो दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में लिखते रहा करिए, ताकि ना 2 वे कन्वर्सेशन बना रहे, तो मजा आता है पढ़ाने में।
दूसरा जो होता है, दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। क्या होता है बच्चों? फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। क्या बोलते हैं? फ्लूइड डायनामिक्स। अगर हम पहले पार्ट को देखें जो फ्लूइड स्टैटिक्स होता है, तो फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होता है भाई? फ्लूइड स्टैटिक्स में होता है कि फ्लूइड इज एट रेस्ट। जिस फ्लूइड को हम पढ़ेंगे वो क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। जैसे देखिए ये ग्लास में पानी रखा हुआ है, ये रेस्ट में है ना, ये रेस्ट में है, तो ये कहां पढ़ेंगे हम? फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पढ़ते हैं हम लोग फ्लूइड इज एट रेस्ट। अब अगर हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात करें तो यहां पर जो हमारा फ्लूइड रहता है, फ्लूइड इज इन मोशन। यहां पे जो हमारा फ्लूइड रहता है वो मोशन में रहता है। अगर हम डायनामिक्स की बात करें तो यहां भी जो हमारा फ्लूइड रहता है, फ्लूइड इज इन मोशन। यहां भी जो हमारा फ्लूइड रहता है वो किस में रहता है? मोशन में रहता है। अब आप हमसे पूछेंगे सर एक बात बताइए, जब यहां भी फ्लूइड मोशन में है, जब यहां भी फ्लूइड मोशन में है, तो फिर सर दोनों में डिफरेंस क्या रह गया? एक बात तो समझ में आ रही है ना कि भाई यहां पर फ्लूइड रेस्ट में है, लेकिन इन दोनों ब्रांचेस में मोशन में है। अगर दोनों में मोशन में है फिर फर्क क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बच्चों कि यहां पर अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें, अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक वर्ड कहीं भी लगा रहेगा ना, कहीं भी काइनेमेटिक शब्द जहां लगा रहेगा वहां पर मोशन को तो पढ़ेंगे, मोशन के कारण का अध्ययन नहीं करेंगे। तो यहां क्या पढ़ेंगे आप? ओनली मोशन इज स्टडीड या मोशन इज कंसीडर्ड। यहां क्या पढ़ेंगे भाई? ओनली मोशन इज कंसीडर्ड, कॉज ऑफ मोशन। अगर आप कॉज ऑफ मोशन की बात करें, कॉज ऑफ मोशन इज नॉट कंसीडर्ड। यहां पर क्या पढ़ेंगे हम लोग? केवल और केवल मोशन को पढ़ेंगे, कॉज ऑफ मोशन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। और कॉज ऑफ मोशन होता क्या है? कॉज ऑफ मोशन होता क्या है? कॉज ऑफ मोशन अगर मुख्य रूप से देखें तो हम कह सकते हैं फोर्स, हम कह सकते हैं मोमेंटम। ये सब कॉज ऑफ मोशन है, जिसमें मुख्य रूप से आप क्या ले सकते हो? फोर्स को। यानी यहां पर इस वाले सेक्शन में, ये नीचे तक आप लोगों को दिख रहा है ना भाई, ये नीचे वाले सेक्शन में, बीच वाले सेक्शन में देखेंगे तो केवल और केवल मोशन पढ़ेंगे। कॉज ऑफ मोशन इज नॉट कंसीडर्ड, मोशन का कारण का बिल्कुल अध्ययन नहीं करेंगे, अर्थात उस फोर्स के बारे में नहीं जानेंगे जो मोशन का कारण है। और डायनामिक्स में हम मोशन तो पढ़ते ही हैं, डायनामिक्स में हम मोशन तो पढ़ते ही हैं, मोशन एज वेल एज cause of motion is considered, motion as well as cause of motion is considered। मोशन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम cause of motion को भी पढ़ते हैं, अर्थात यहां जानेंगे कि वो कौन सा फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है, वो कौन सा मोमेंटम है जो उस मोशन को लाने के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। कहां जानेंगे? फ्लूइड डायनामिक्स में। काइनेमेटिक्स शब्द ही कहीं आ जाए वहां पर हम फोर्स को नहीं पढ़ते, डायनामिक्स शब्द ही कहीं आ जाए वहां फोर्स को जरूर पढ़ते हैं। कहीं पर भी, कहीं पर भी अगर काइनेमेटिक्स शब्द दिख जाए, कहीं पर भी अगर आपको काइनेमेटिक्स शब्द दिख जाए तो कभी भी वहां आपको ना फोर्स नहीं दिखाई पड़ेगा, वहां फोर्स नहीं दिखाई पड़ेगा, तो वहां पर कभी आपको न्यूटन साहब भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि फोर्स की यूनिट तो न्यूटन ही होती है ना भाई। काइनेमेटिक वर्ड कहीं भी आ जाए, कहीं भी आ जाए काइनेमेटिक वर्ड। जैसे मैं आपको एक मजेदार एग्जांपल बताऊं, आपको रट जाएगा, आपको जेई का सवाल भी एक लग जाएगा। अभी मैं आपको विस्कोसिटी पढ़ाऊंगा, विस्कोसिटी पढ़ाऊंगा, विस्कोसिटी तीन तरह की पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाऊंगा डायनेमिक विस्कोसिटी, एक पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और एक में पढ़ाऊंगा एडी विस्कोसिटी। लेकिन फिलहाल दो की बात करता हूं।
अगर मैं डायनामिक विस्कोसिटी की बात करूं तो इसकी यूनिट बताऊंगा मैं आपको, क्या होगा यूनिट, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। अगर मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करूं तो इसकी यूनिट बताऊंगा मैं आपको, क्या होगी यूनिट, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए क्या डिफरेंस है, बताइए क्या डिफरेंस है। देखिए यहां पर देखिए न्यूटन साहब गायब हो गए ना, और यहां देखिए न्यूटन साहब बने हुए हैं। जहां डायनामिक वर्ड आया वहां न्यूटन आपको दिख जाएंगे, और जहां काइनेमेटिक वर्ड आया वहां न्यूटन गायब हो जाएंगे। मुझे लगता है ये रट जाएगा आपको, ये आपको रट जाएगा आराम से, अब कहीं भूलेगा नहीं। ये जेई का एक सवाल हो गया। डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। कहीं भी यार काइनेमेटिक वर्ड खाली आ जाए ना, वहां न्यूटन नहीं होने चाहिए आपको। बात पकड़ में आया ना। तो क्लासिफिकेशन के बारे में जान लीजिए, ये बोर्ड पे लिखा हुआ, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह क्लासिफिकेशन करते हैं आप। हाउ विल यू क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ध्यान से देख लीजिए। फ्लूइड स्टैटिक्स में ये करते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में ऐसे करते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स में करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स में पढ़ते क्या क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स में पढ़ते क्या क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, मोशन तो पढ़ेंगे, मोशन तो पढ़ेंगे, लेकिन मोशन का कारण नहीं पढ़ेंगे। बात पकड़ में आया। तो क्या क्या पढ़ते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, पढ़ते क्या है, पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, पढ़ेंगे फ्लूइड का पाथ क्या है उसके बारे में, पढ़ेंगे फ्लूइड के पार्टिकल का ओरिएंटेशन क्या है उसके बारे में। मान लीजिए फ्लूइड का पार्टिकल यहां है, यहां से यहां पहुंच रहा है, ये कहां पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में ही पढ़ेंगे। ये फ्लूइड का जो पार्टिकल है यहां से यहां जा रहा है, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड से, ये कहां पढ़ेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में ही पढ़ेंगे। ये मान लीजिए कोई एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन a है, ये कहां पढ़ेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में ही पढ़ेंगे। जब फ्लूइड काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा, दो तरह के एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा आपको, एक आपको पढ़ाऊंगा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, एक आपको पढ़ाऊंगा टेम्पोरल एक्सेलरेशन। तो ये सब कहां पढ़ेंगे हम लोग, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। पाथ क्या है, ये जो फ्लूइड पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है ना, उसका पाथ क्या है, वो कैसे जा रहा है, वो एक दूसरे का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा है, या वो रैंडम मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल कहीं भी जा रहा है, ये सब कहां पढ़ेंगे आप, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। उसका ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन से क्या मतलब है, ओरिएंटेशन से मतलब है कि फ्लूइड पार्टिकल ऐसे जा रहा है, 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 फ्लूइड पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ध्यान से देखिए, फ्लूइड पार्टिकल आगे तो बढ़ रहा है लेकिन उसका ओरिएंटेशन फिक्स है। लेकिन दूसरे स्टडी में देखिए कि फ्लूइड पार्टिकल का ओरिएंटेशन बदल गया, यानी फ्लूइड पार्टिकल रोटेट हो गया। ये ऐसा था, अगर इसको थोड़ा रोटेट कर दें तो कैसा हो जाएगा, ये आपको ऐसे दिखेगा, बोलो भाई। थोड़ा इसको और रोटेट कर दें, इसको थोड़ा और रोटेट कर दें तो कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा भाई, बोलो भाई। थोड़ा और रोटेट कर दें तो ऐसे दिखेगा। तो ये जो रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, और यहां पे क्या है, ई रोटेशन, यहां पे क्या है, ई रोटेशन। तो ये सब कहां पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में। मजा आ रहा है कि नहीं आपको, फ्लूइड महसूस होना शुरू हुआ। ट्राई टू फील द ब्यूटी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स माय डियर स्टूडेंट्स। उस लेवल पे आपको ले जाऊंगा, जीरो से उठा करके, जहां आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। ये सब कहां पढ़ेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। रोटेशन, इसे हम लोग बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे हम लोग रोटेशनल फ्लो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो, क्योंकि रोटेशन हो रहा है ना भाई। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई रोटेशनल फ्लो। तो फ्लो कैसा हो रहा है, ये सब कहां पढ़ेंगे हम लोग, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। अब एक बात और समझना बच्चों, आपको एक बात मैंने बताया
कि फ्लूइड में फ्लो आता है, फ्लूइड में फ्लो होता है, और असल में जिसे हम फ्लो कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो फ्लो है क्या? वो फ्लो कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन है। हमने आपको बताया कि फ्लूइड में क्या होता है, ये θ1 है, ये θ2 है, θ3 है, θ4 है, लगातार फ्लो आ रहा है ना। और इसी फ्लो का नाम क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन। क्या नाम है इसका? कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन। अब एक बात, मैं एक सेंटेंस बहुत ध्यान से लिख रहा हूं, आप इसे जिंदगी में कभी भूलिएगा मत, बहुत काम आएगा। एक बात ये याद रखिएगा कि फ्लूइड स्टार्ट्स फ्लोइंग अंडर द एक्शन ऑफ shear stress only। फ्लूइड हमेशा कब फ्लो करेगा? फ्लूइड हमेशा कब फ्लो करेगा? जबकि उस पर क्या काम करेगा? शियर स्ट्रेस। ये बात हमेशा याद रखिएगा। फ्लूइड फ्लो तो करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फ्लूइड हमेशा कब फ्लो करेगा? जब उस पर क्या काम कर रहा होगा? शियर स्ट्रेस। क्या लिख दिया हमने? फ्लूइड स्टार्ट्स फ्लोइंग अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस ओनली। फ्लूइड गोज कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। फ्लूइड में कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा। ये जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा, इसी को तो हम फ्लो कहते हैं ना भाई। ये कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लो। तो कब कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा? फ्लूइड गोज कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, फ्लूइड गोज फॉर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस ओनली। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। फ्लूइड में डिफॉर्मेशन होना है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होना है, फ्लूइड में फ्लो होना है, सब होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, कब होगा? केवल और केवल शियर स्ट्रेस के प्रभाव में होगा। बिना शियर स्ट्रेस के प्रभाव में फ्लूइड में किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आप बात करें कि सर हम फ्लूइड पार्टिकल पर नॉर्मल स्ट्रेस लगा दें, अगर हम फ्लूइड पर क्या लगा दें? अगर हम फ्लूइड पे सर लगा दें नॉर्मल स्ट्रेस, सर यहां अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस लगा दें तो क्या लिखोगे आप? नो डिफॉर्मेशन, किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहां पर शियर स्ट्रेस लगा दें, अगर फ्लूइड पर आप शियर स्ट्रेस लगा दें, और बच्चों जब मैं शियर स्ट्रेस लिखूं, चाहे मैं टेंजेंशियल फोर्स लिखूं, बात एक ही है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मैं शियर स्ट्रेस लिखूं चाहे टेंजेंशियल फोर्स लिखूं, बात एक ही है। शियर स्ट्रेस लिखूं या टेंजेंशियल फोर्स लिखूं, यहां पर डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और जो डिफॉर्मेशन होगा वो आप जानते ही हो, उस कैसा डिफॉर्मेशन होगा? कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा, इसी को आप क्या बोलते हो? फ्लो। एक बार थम्स अप करके बताइए आप लोग, बात समझ में आ गई हो तो। फ्लूइड में आप नॉर्मल स्ट्रेस लगाओगे, किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। शियर स्ट्रेस लगाओगे, टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, डिफॉर्मेशन होगा, या जिसको आप कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन कहते हो, या जिसको आप क्या कहते हो? फ्लो। यानी फ्लूइड में डिफॉर्मेशन हर समय नहीं होगा, यानी फ्लूइड में फ्लो हर समय नहीं होगा। कब होगा बच्चों? जब वो कहां लग रहा होगा? शियर स्ट्रेस के प्रभाव में। बात पकड़ में आया ना? अगर एक सवाल आपसे पूछ ले कोई, अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन, एसएससी जेई का क्वेश्चन, कि फ्लूइड स्टार्ट्स फ्लोइंग अंडर द एक्शन ऑफ, फ्लूइड स्टार्ट्स फ्लोइंग अंडर द एक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, बी लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, सी लिखा है
under the action of shear stress, however the very small value of shear stress is, डी लिखा है, none of these। क्या आंसर होगा जल्दी बताओ, क्या आंसर होगा? कह रहा है फ्लूइड स्टार्ट्स फ्लोइंग, फ्लूइड फ्लो होना शुरू हो जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ, कब? नॉर्मल स्ट्रेस के प्रभाव में। एकदम गलत जवाब, नॉर्मल स्ट्रेस के प्रभाव में कभी फ्लो नहीं होगा। कह रहा है मॉडरेट वैल्यू लगा दे तो होगा, नहीं होगा। मिनिमम वैल्यू लगाए तो होगा, नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू लगाए तो होगा। नॉर्मल स्ट्रेस के प्रभाव में फ्लो होगा ही नहीं करेगा भाई। लेकिन अगर आपने शियर स्ट्रेस लगा दिया तो कहा जा रहा है हाउ एवर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, इतू सा लगा दो, इतू सा, जरा सा लगा दो शियर स्ट्रेस, जरा सा शियर स्ट्रेस लगा दोगे तुरंत फ्लूइड में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये जेई के एग्जाम में न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। क्या कोई रॉकेट साइंस है बच्चों? क्या ऐसे सवाल आएंगे तो आप नहीं निकाल पाओगे? बोलो भाई, निकाल पाओगे आप अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, डिटेल किया है तो फ्लूइड फ्लो करता है लेकिन अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस ओनली। ये जेई का एक सवाल है, एई का एक सवाल है जो आपको पता होना चाहिए। अब जरा एक बात बताइए, जब हम यहां पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो हमने आपको बताया कि फ्लूइड स्टैटिक्स में फ्लूइड क्या रहता है? रेस्ट में रहता है। फ्लूइड स्टैटिक्स में फ्लूइड क्या है? रेस्ट में। फ्लूइड को मोशन में कौन लाता है? टाउ लाता है, शियर स्ट्रेस। फ्लूइड को मोशन में शियर स्ट्रेस लाता है। अब फ्लूइड रेस्ट में है, इसका मतलब फ्लूइड स्टैटिक की कंडीशन में टाउ की वैल्यू कितनी है? 0। ये एग्जाम में सवाल पूछता है, बहुत बार पूछेगा फ्लूइड स्टैटिक्स में शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? क्या बताओगे? 0 होती है, टाउ बराबर 0। क्या फ्लूइड काइनेमेटिक्स में टाउ 0 होगा? बिल्कुल 0 नहीं होगा। क्या फ्लूइड डायनामिक्स में टाउ 0 होगा? बिल्कुल 0 नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ही जगहों में फ्लूइड मोशन में है ना, और जैसे ही फ्लूइड मोशन में आया टाउ की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। लेकिन चूंकि फ्लूइड स्टैटिक्स में फ्लूइड रेस्ट में है, इसका मतलब टाउ की वैल्यू क्या है? 0 है। शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? 0 है। ये जेई एग्जाम का एक सवाल बनता है। बात समझ में आ रहा है? बोलो भाई। तो ये क्लासिफिकेशन का पार्ट हो गया। हमने आपको बताया कि आज हम लोग पढ़ते क्या है, सब जेई के सवाल हैं। एक एक चीज आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे रहा है। आपको मजा आ रहा है पढ़ के बच्चों? कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को पढ़ के? किस तरह पढ़ेंगे तो हमारा एग्जाम जरूर निकल जाएगा। अब देखिए, जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो पूरा सब्जेक्ट कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो फ्लूइड के भी 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। फ्लूइड के भी क्या होते हैं? 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। पूरा फ्लूइड इन्हीं 3 बेसिक सिद्धांतों पर डिपेंड करेगा, इनके अलावा कोई चौथा सिद्धांत नहीं है। पहला जो प्रिंसिपल है उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या नाम है इसका? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो दूसरा प्रिंसिपल है उसका नाम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ, या इसको आप मास कर लीजिए, इसको एनर्जी कर लीजिए, मास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन 3 के अलावा ऐसा कोई चौथा इक्वेशन नहीं है, ऐसा कोई चौथा प्रिंसिपल नहीं है जिस पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। केवल ये 3 के 3 इक्वेशन पढ़ने हैं बस आपको। पहला क्या पढ़ना है? पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स या तो कंजर्वेशन ऑफ मास पे है, या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, या तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे है। इस 3 के अलावा कोई चौथा, कोई भी ऐसा चौथा प्रिंसिपल नहीं है जो आपको पढ़ना है। अब आप जेई की तैयारी कर रहे हैं ना, ए की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको स्मार्ट होना चाहिए, हार्डवर्क करना है आपको,
लेकिन हार्ड वर्क के साथ क्या करना है? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कहने से मेरा अभिप्राय यह है कि जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्मार्टली करिए। स्मार्टली करिए मतलब अब तीन हमने इक्वेशन बताया आपको, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन तीनों प्रिंसिपल पे तीन इक्वेशंस भी होती हैं। तो आइए जरा उन तीनों इक्वेशंस को नोट कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कंजर्वेशन ऑफ मास पर जो इक्वेशन होती है उसका नाम है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, सातत्यता समीकरण। आप लोगों ने पहले शायद पढ़ा होगा ना, आपने पढ़ा होगा A1V1 बराबर A2V2। कभी मत बोलना ये एकदम गलत समीकरण है। A1V1 बराबर A2V2 कभी मत कहना। क्या कहना? ρ1 A1V1 बराबर ρ2 A2V2। क्या बोलोगे? ρ1 A1V1 बराबर ρ2 A2V2। जब पढ़ाऊंगा कंटिन्यूटी इक्वेशन तो और डिटेल पढ़ाऊंगा कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पर बेस्ड है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड है, तो आप क्या बताओगे? कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। फिर पूछेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कौन सी इक्वेशन बेस्ड है, तो याद रख लीजिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है बर्नौलीज इक्वेशन। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जगह यहां पे नहीं है। बर्नौली का समीकरण किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। फिर पूछेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कौन सा इक्वेशन बेस्ड है, तो याद रखिएगा आइलर्स इक्वेशन। आइलर्स इक्वेशन किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो देखिए तीन बेसिक सिद्धांत हैं, तीन इक्वेशंस हैं। इन्हीं तीन इक्वेशन को आपको पढ़ना है और तीन सवाल जेई के आपके तैयार हो गए। जब बुकलेट लगवाऊंगा तो आप देखना, सवाल जब लगवाऊंगा तो आप देखना क्या आएगा वहां पर। वहां पर ये आएगा कि कंजर्वेशन ऑफ मास पे कौन सा इक्वेशन है, कॉन्टिन्यूटी। बर्नौली किस पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। आइलर किस पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ये तीन इक्वेशंस है। तो बच्चों आज की जो क्लास थी वो बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्लास, बेसिक ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास थी, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने फ्लूइड के इंट्रोडक्शन को जाना। कल जब हम आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जब मिलेंगे तो हम आपको चैप्टर 1 शुरू करेंगे। कल से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 1। और चैप्टर 1 क्या है हमारा? है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। कल से हम लोग क्या जानेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की विभिन्न विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? डेंसिटी के बारे में, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर, कोहेशन, एडहेशन, each and everything in a very detailed manner. What I will teach you in a very detailed manner, in a very detailed manner, in a very comprehensive manner. आप मेरी क्लासेस फ्लूइड की देख करके कोई भी जेई एग्जाम हो, कोई भी ए एग्जाम हो, कोई भी पीएसयूज का एग्जाम हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, इवन आप आईएएस का प्री का एग्जाम हो, आप निकाल सकते हैं। हाँ, गेट का सिलेबस थोड़ा अलग होता है, तो गेट में हमारी क्लासेस हेल्प करेंगी आपको, लेकिन पूरा हमसे पढ़ के ही गेट आपका ना निकल पाए, लेकिन जेई, एई और पीएसयूज की सारी नौकरियां आप हमसे पढ़ के निकाल सकते हो। What I will teach you in a very detailed manner. और सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाने के अलावा आपको पूरा 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 लगभग जेई के सवाल, फिर एई के सवाल और जो आईएएस के पीवाईक्यूज हैं, ये सब मैं आपको लगवाऊंगा। अभी बहुत मजा आने वाला है, अभी तो 2 क्लास हुई है। ठीक है, तो आज की क्लास में ही कंक्लूड करता हूं बच्चों। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल हम लोग मिलेंगे तो बाकायदा अब हम चैप्टर 1 को शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर 1 का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। कल आप प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। पहला ही प्रॉपर्टी मास डेंसिटी, जिसे आप डेंसिटी नाम से जानते हैं, उसको पढ़ाऊंगा और आपको देखेंगे आप कि कुछ न कुछ आपको नया मिलेगा। डेंसिटी तो पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जब जीडी सर ने डेंसिटी पढ़ाया तो कुछ नया जरूर बताया। आई प्रॉमिस यू ईच एंड एवरी क्लास में आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।